Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. Good morning, friends. It's my pleasure to have a talk with the Principal Director and Head of Department of Pulmonology, Dr. Manoj Goyal from Fortis Hospital, Gurgaon. And it would be a wonderful podcast wherein we will discuss COPD and asthma, its interplay, what are the risk factors, how to prevent it, and what are the treatment strategies for both these things. I am Dr. Pavan Goyal. I am a senior consultant physician at City Heart Clinic, Rewari. I have 30 years of experience of practicing medicine, and currently I am holding the position of Chairman of API Haryana also. So, welcome Dr. Manoj. Yes, sir. सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है कि एक छोटे शहर में प्रैक्टिस करना और एक बड़े शहर में प्रैक्टिस करना, इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है दोनों जगह की प्रैक्टिस में? सबसे पहले तो डॉक्टर पवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस प्रोग्राम के द्वारा हम जनमानस से जुड़ सके, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है छोटे जगहों पे और बड़ी जगहों में, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी एक वैल्यू है। छोटे कस्बे में लोग के पास डॉक्टर्स इजीली एक्सेसिबल होते हैं, उनको केयर मिल जाती है, जो डे टू डे प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। और जब बड़े अस्पतालों की ज़रूरत होती है अर्बन एरिया में, जहाँ पे कुछ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे उन पेशेंट्स का इलाज हो पाता है। तो जो प्राइमरी केयर लेवल पे जो डॉक्टर लोग कर पाते हैं, उनकी अपनी एक अर्थिक वैल्यू है और उसको एक टर्शियरी केयर के जो डॉक्टर हैं उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकते। तो एक बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं उनको छोटा शहर नहीं कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि वो हमारे जनमानस है। जो जनमानस में जो कार्य हो रहा है प्राइमरी केयर पे, वो हम लोग के कार्य से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें एक आम आदमी के, एक आम इंसान की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है उनके घरों के पास बैठ करके उनके परिवार के साथ, जो कि एक आपस में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि फैमिली फिजिशियन या जो हम कहेंगे टाउन्स में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वो एक फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं, और उन्हें जब लगता है कि कोई भी चीज़ उनके लेवल से बाहर की है या पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो फिर हम अपने पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं आप लोगों की सेवा में, और डेफिनेटली वी गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आज के पॉडकास्ट के लिए यही रहेगा कि अस्थमा क्या होता है और COPD क्या होती हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अस्थमा और COPD दोनों बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ख्याल से कॉमनेस्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं विश्व में। तो अगर देखा जाए तो अस्थमा और COPD का वर्ल्ड कैपिटल इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज हैं, सबसे ज़्यादा इस बीमारी से लोग परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मोर्टेलिटी यानी मृत्यु भी अगर किसी जो होती है विश्व में अस्थमा और COPD, वो हमारे देश के अंदर ही होती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, और बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी वो डॉक्टर की सलाह लेते हैं। दोनों बीमारियों में एक मूलभूत अंतर है। अस्थमा भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज है, COPD भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज है। पर अस्थमा के साथ क्या होता है कि एपिसोडिक होता है। इसमें सिम्टम आते हैं, मरीज परेशान होता है और फिर ये ठीक हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। जबकि COPD में एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयरवे रिमॉडलिंग ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि उसको बराबर सिम्टम बने रहते हैं और धीरे धीरे ये तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। तो एक ये मूलभूत अंतर है दोनों के बीच में। अस्थमा जो है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और जबकि COPD पर देखा जाता है कि ज़्यादातर 40 वर्ष की उम्र के बाद होता है, और उन लोगों में मुख्य रूप से होता है जिन लोग स्मोकिंग करते हैं। तो एज़मा एक इंटरमिटेंट रिवर्सिबल कंडीशन है, जबकि COPD एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जो कि अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ता है व्यक्ति तो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। सर, COPD में जहाँ तक मैं समझ सका कि COPD में दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और एक हाइपर सिक्रीशन। क्या अस्थमा में भी ये दोनों कंपोनेंट होते हैं या अस्थमा कुछ डिफरेंट होता है? जी हाँ, अस्थमा में भी दोनों कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली दोनों के सिम्टम सेम होते हैं। दोनों में खांसी की तकलीफ होती है,
सांस फूलने की तकलीफ होती है, बलगम ज़्यादा आता है। और ये देखा जाता है कि अस्थमा में ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कभी आते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि सीओपीडी में इस तरह के सिम्टम आमतौर पे बने रहते हैं और मरीज हमेशा परेशान रहता है। जहाँ तक दोनों के बीच में और अगर मैं डिफरेंस की बात बताऊँ तो अस्थमा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसमें और एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम, वर्टिकेरिया, छींकों की प्रॉब्लम, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस, वो सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जबकि सीओपीडी के पेशेंट्स के जनरली ये सिम्टम नहीं होते हैं, उनमें केवल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही होती है। और ये देखा जाता है कि जो हार्ट के ऊपर जो बुरा असर पड़ता है वो सीओपीडी के पेशेंट के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, जबकि जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनमें हार्ट का असर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो देखा जाता है कि सीओपीडी एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जबकि अस्थमा एक इंटरमिटेंट एपिसोडिक डिजीज है। पर अगर अस्थमा का ठीक से इलाज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये भी एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज हो जाती है और फिर ये सीओपीडी की तरह ही बिहेव करना शुरू करते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि दोनों का एज ग्रुप डिफरेंट है, अस्थमा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, जबकि सीओपीडी जो है वो आमतौर पर एडल्ट लाइफ में ही होती है। तो सर, चाइल्डहुड अस्थमा में क्या खास बात है और चाइल्डहुड अस्थमा को कैसे डायग्नोज करें और चाइल्डहुड अस्थमा के पेशेंट्स को हम कैसे एड्रेस करें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। और चाइल्डहुड अस्थमा एक्चुअली एक अपने आप में एक स्पेशल प्रॉब्लम है। अस्थमा की एक स्पेशल प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो ये है कि चाइल्डहुड में अस्थमा को डायग्नोज करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कोई वायरल ब्रोंकाइटिस है या कोई सांस का इन्फेक्शन है, इसलिए बहुत जल्दी आसानी से अस्थमा का डायग्नोसिस बच्चों में बनाना मुश्किल होता है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इन लोगों की डायग्नोसिस अर्ली टाइम पे नहीं हो पाती तो धीरे धीरे इन लोगों में देखा जाता है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इन्हीं बच्चों में ज़्यादा सीओपीडी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों के बारे में हमें काफ़ी केयरफुल रहना होता है। अगर कोई बच्चा जिसको रात में खांसी ज़्यादा आती है, मौसम के बदलने के साथ उसको छींकें आती हैं, खांसी आती है, सांस की तकलीफ होती है, एक व्हीजिंग साउंड आती है, तो हमें अस्थमा के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम केवल वायरल ब्रोंकाइटिस की बात करें तो कभी कभी होगा, पर ऐसा नहीं होता है कि अस्थमा में जैसे कि हर चेंज ऑफ वेदर में उसको सिम्टम होने लगते हैं। स्पेशली रात में अगर उसको खांसी बच्चों को ज़्यादा आती है तो हमें इस पेशेंट के बारे में, अस्थमा के बारे में, इस बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ सर, मैं जैसा कि समझता हूँ अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शंस हैं तो साथ में शायद फीवर भी एक उसका कंपोनेंट होता है जो कि अस्थमा में नहीं होता, तो शायद हम फीवर के एसोसिएशन से भी दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और सर, मेरा ये एक सवाल और है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा या सीओपीडी के अटैक्स बढ़ जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये मानना चाहिए, समझना होगा कि जो अस्थमा है इसमें हमारे जो सांस की नलियां हैं, जो उसकी लाइनिंग है, वो हमारे सराउंडिंग से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है दूसरे लोगों के मुकाबले। तो अगर हम सेम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो एस्मेटिक पेशेंट को उस एटमॉस्फेयर का असर पड़ेगा, फिर उसकी लाइनिंग सेंसिटिव है और वो इरिटेट होती है और उसके अंदर जकड़न पैदा हो जाती है, जिसे कि हम लोग ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। म्यूकस सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है और वो व्हीजिंग साउंड और इस तरह से सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो एक तो हमारी एक इंटरनल टेंडेंसी, जिसको हम एक टेक्निकल टर्म कहते हैं, हमारी इंक्रीज ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस या BHR कहते हैं। तो एस्मा में एक इंक्रीज हाइपर ब्रोंकियल रेस्पॉन्सिवनेस होती है। अब इसके में कोई ट्रिगर आ जाता है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, कोई आसपास स्मोक कर रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया, या किसी ने कोई परफ्यूम लगा लिया, उसमें धुएं का उसके ऊपर अगर एक्सपोजर हो गया, तो कई तरह के ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से ये अटैक रेस्पिरेटरी हो जाते हैं। स्पेशली देखा जाए जब मौसम चेंज होता है, जब पॉलेंस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जब ये पोल्यूशन का टाइम आता है, जब उसके अंदर हवा की जो गुणवत्ता में कमी आती है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा के अटैक ज़्यादा होने लगते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को पेट्स का काफ़ी शौक है, तो पेट्स भी मुझे लगता है शायद अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और जो हाउस डेंडर होते हैं या घर में जो सफाई करते हैं, तो जो धूल के कण होते हैं, इवन वो भी अस्थमा के अटैक्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। साथ में सर, सीओपीडी जैसे कि एडल्ट लाइफ में होती है, तो स्मोकिंग, मैं देख रहा हूँ कि स्मोकिंग का इंसिडेंस हमारी पॉपुलेशन में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि स्मोकिंग के अलावा सीओपीडी के और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अस्थमा के कुछ और ट्रिगर्स भी आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में लोग आजतौर पे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, हवन करते हैं, इससे भी अस्थमा का अटैक होने की संभावना रहती है। घर के अंदर जब लोग रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं या कभी कभी पुराना फर्नीचर होता है उसकी डस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से भी अस्थमा के अटैक होने की संभावना रहती है। और एक पेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू। अगर आपके घर में कोई एस्मेटिक बच्चा है या कोई फैमिली में एस्मेटिक पर्सन है या किसी को सीओपीडी है, तो कोशिश करें कि पेट्स से दूर रहें। आप घर के अंदर
प्लांट्स लगाएं, हरे पौधे रखें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। जहाँ तक क्वेश्चन उठता है सीओपीडी का, सीओपीडी के कारण जो प्रमुख कारण वो स्मोकिंग ही है, पर ये भी देखा जाता है कि जैसे कि गांव में स्पेशली जहाँ पे कि बायोफ्यूल का यूज़ होता है, लोग चूल्हे पे काम करते हैं, या जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे धुएं का है या गर्दा है, धूल है, इन सब के क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से भी जो हमारी एयरवे लाइनिंग होती है वो सख्त हो जाती है, उसके अंदर जकड़न आ जाती है, और जो हमारे सांस की नलियों हैं उनमें सूजन पैदा हो जाती है। तो ये भी बहुत प्रमुख कारण है सीओपीडी का। सर, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गुड़गांव, दिल्ली और आसपास के जगहों पर जैसे ही सर्दियां आने को होती है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं आज पीएमआई लेवल ये हो गया, आज हमारा पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है इस जो बढ़ते हुए पोल्यूशन का कारण क्या है, और क्या इस पोल्यूशन से सांस के रोगी या अस्थमा के रोगी या सीओपीडी के रोगी बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, और पोल्यूशन एक्चुअली हमारे एक ग्लोबल प्रॉब्लम, पर हमारे देश में इसका लेवल बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो अर्बन सेटअप है, जो कि शहरी वातावरण है, वो तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। और वो हर सीज़न में, ऐसा नहीं है कि केवल सर्दियों में होता हो या चाहे गर्मी हो, थोड़ी बहुत कभी बरसात हो जाती है तो उसमें ज़रूर राहत मिलती है, अदरवाइज जब बरसात का टाइम ही होता है तो पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए हम सब रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए हम केवल ये नहीं कह सकते कि सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको ही इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। हमें अपने जो व्हीकल्स हमको ठीक करके रखना पड़ेगा, हमारे आसपास कहीं भी कोई बत्तियाँ जल रही हैं या धुआं पैदा कर रहे हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी जो नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। व्हीकुलर चेकअप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, व्हीकल्स को अवॉइड करें यूज़ करना। इन सब चीज़ों से हम एक तरह से पोल्यूशन कम करने में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन न केवल लंग्स को अफेक्ट करता है बल्कि बॉडी के हर अंग को अफेक्ट कर सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम पोल्यूशन से ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक लंग का सवाल है, सीओपीडी, अस्थमा, कैंसर, बकल कैंसर, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये सब पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। इसलिए पोल्यूशन तो एक जानलेवा एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, उसके लिए सभी को मिल करके कार्य करना पड़ेगा। सर, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई अस्थमा या सीओपीडी का सस्पेक्टेड पेशेंट आता है, तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं? जो सिंपलेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है जो कि हमारी पेरिफेरी में भी अवेलेबल है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको हमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जिससे कि हम अपने डायग्नोसिस को करेक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकें और फिर हम उसको पिन पॉइंट ट्रीटमेंट दे सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा समय पहले तो हमें हाई डिग्री ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई मरीज आता है जिसको रात में खांसी आती है, उसको वीजिंग साउंड होती है, बीच बीच में सांस फूलती है, बलगम ज़्यादा आता है, तो ऐसे मरीज मुझे अस्थमा सोचना पड़ेगा। और अगर उसके साथ वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो मुझे सीओपीडी के बारे में सोचना पड़ेगा, स्पेशली अगर वो एडल्ट है या 40 ईयर्स के प्लस है। तो एक तो हमें क्लिनिकल सस्पिशन होता है, उसके बाद हमको जांच कर सकते हैं, इसमें स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं, जिससे हमें कुछ तरह की फाइंडिंग्स लंग के अंदर मिल जाती हैं, जिससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और इसको टेस्ट करने का एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और आजकल छोटे छोटे शहरों में जैसे कि हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर एक पाइप के अंदर जोर से फूंकना होता है, जिसके द्वारा हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम है या सीओपीडी की प्रॉब्लम है, उसकी सीवियरिटी कितना है उसके बारे में हमें भी आइडिया लग जाता है। और अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट का न केवल हम एक्यूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट हम उसको पेशेंट को प्रिवेंटिव थेरेपी बता सकते हैं कि आप ऐसे अपना बचाव कर सकते हैं ताकि आपका एस्मा और सीओपीडी कंट्रोल में रहे। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बचाव के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में भी। तो हम ये देखते हैं कि पिछले लगभग 25-30 साल में जो अस्थमा और सीओपीडी का ट्रीटमेंट है ये पूरी तरह से बदल गया है। कुछ नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं, जैसे जीना गाइडलाइन आ गई है, गोल्ड गाइडलाइन आ गई है। तो इन गाइडलाइंस के बेसिस पे अब जो ओरली यूज हमारी जो दवाइयाँ हैं उसके बजाय हम इनहेलेशन थेरेपी की तरफ ज़्यादा हमारा स्ट्रेस रहता है। तो आप इस पे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमें किस तरह की थेरेपी लेनी चाहिए? और एक हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली देखा जाता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को इनहेलर या डीपीआई डिवाइस, पाउडर डिवाइस, ड्राई पाउडर इनहेलेशन डिवाइस अगर हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। तो एक रेजिस्टेंस होता है उसकी एक्सेप्टेंस में। तो आप इस रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ा एक खासकर मैं बच्चों के बारे में बताता हूँ। पहली बात तो अगर मदर फादर को अगर आप बोलो कि बच्चे को आपको अस्थमा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको विश्वास नहीं होता कि मेरे बच्चे को अस्थमा कैसे हो सकता है, और फिर वो ऑल्टरनेटिव रूट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं।
दूसरा चीज़, अगर उसके बाद आप ये बताओ कि इस बच्चे को हमें इन्हेलर देना पड़ेगा, तो और ज़्यादा सोचते हैं कि ये तो क्या बता दिया डॉक्टर साहब ने, और उससे तो उसको नुकसान हो जाएगा, वो आदत पड़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़े मिथ हैं, भ्रांतियां हैं, जिनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। देखिए, हम लोग मेडिकल साइंस में हमेशा चाहते हैं कि जिस ऑर्गन पे इफेक्ट है, जिस अंग पे बीमारी है, हम उसको लोकली ट्रीट करें। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल, अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है तो आपको स्किन का डॉक्टर स्किन ऑइंटमेंट देता है। अगर आंख में प्रॉब्लम होती है आपको आई ड्रॉप दिया जाता है। ऐसे ही लंग की प्रॉब्लम हम लोग लोकल दवाई देना चाहते हैं, ताकि दवाई वहीं पे पहुंचे और बॉडी के किसी अंग में ना पहुंचे। इसीलिए डिवाइस इनहेलर्स बनाए गए हैं, और इनहेलर इस तरह के बनाए गए हैं कि वो पेशेंट की टेलर्ड की चॉइस के हिसाब से, जिस पेशेंट को जो इनहेलर सूट कर सकता है उसकी चॉइस के अनुसार हम उस इनहेलर को दे सकते हैं। इनहेलर से फायदा ये होता है कि जो दवाई है वो सीधे लंग्स में जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो दवाई की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम इसी की टैबलेट दें तो मिलीग्राम में होती है, इसमें दवाई की मात्रा माइक्रोग्राम में होती है। करीब 10 गुना कम दवाई लंग्स के अंदर जाती है, और वो आम तौर पे बॉडी में या ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है। इससे उसका कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं होता, और उसको लॉन्ग टर्म, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनहेलर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हम ओरल दवाई देंगे तो पहले उसको असर आने में टाइम लगेगा। इनहेलर से जल्दी रिस्पॉन्स है, करीब 3 से 4 और 5 सेकंड रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, रिलीफ बेटर होता है। और न केवल इनहेलर से हम लंग की जो बीमारी है, जो अस्थमा है, सीओपीडी, उसको बेटर ढंग से ट्रीट कर पाते हैं, बट इसको एज ए प्रिवेंटिव थेरेपी भी यूज़ करते हैं, ताकि आगे आपके अगर कोई प्रॉब्लम होने की संभावना रहे तो उसको हम कम से कम कर सकें या बचा के रख सकें। तो अस्थमा और सीओपीडी के लिए मेन ट्रीटमेंट इनहेलर ही है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, लास्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए हमेशा हम डॉक्टरों की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको इनहेलर, चाहे वो डीपीआई हो, चाहे वो एक एमडीआई हो जिसमें एक कैनिस्टर होता है, या नेबुलाइजर हो, और इनकी बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है जिनके द्वारा इनका इलाज किया जा सकता है, और ये फ्रीली अवेलेबल है। छोटे शहर में, गांव में, कस्बे में, सब जगह अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सबकी पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, और इनको हमेशा लेना चाहिए। और इसके लिए एक चीज़ का ध्यान और जरूरत है, ये केवल हमें एक्यूट स्टेज के लिए नहीं लेना है। कई बार डॉक्टरों को बताते हैं आपको कुछ महीने लेना है या कुछ साल लेना है, तो आप उसकी सलाह मान करके लेते रहें। इनहेलर को तब भी लेना ज़्यादा ज़रूरी है जब आप ठीक हो। अगर आपका डॉक्टर कहते हैं कि आप इस इनहेलर को यूज़ करते रहिए, इवन दो यू आर सिम्टम फ्री, इवन दो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कंटिन्यू यूज इनहेलर्स। ये आपको अस्थमा से बचाने में, सीओपीडी से बचाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और यही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए इनहेलर ही सही है। ये एक सही वाक्य है जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि इनहेलेशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे पेशेंट्स में दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट। परंतु इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जब भी हम किसी पेशेंट का इनहेलेशन थेरेपी शुरू करते हैं तो उसको हमें इनहेलर को लेने की टेक्निक बताना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी पेशेंट का इनहेलर शुरू करते हैं तो हम उसके साथ 2 मिनट 3 मिनट स्पेंड करते हैं, जिससे कि हम उसको डिस्प्ले कर सकें, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि इनहेलर को कैसे यूज़ करना है, इसको किस तरह से लेना है। क्योंकि अगर इनहेलर को लेने की टेक्निक सही नहीं है तो वो दवाई बजाय के फेफड़ों में पहुंचने के सिर्फ मुंह में रह जाएगी। और कुछ पेशेंट्स, जैसे हमारे बुजुर्ग पेशेंट हैं या बच्चे हैं, तो उनमें अगर वो इनहेलर को लेने की टेक्निक को ठीक से नहीं समझ पाते तो उनमें हम स्पेसर डिवाइस का यूज़ भी कर सकते हैं। और कुछ आजकल ऐसे इनहेलर भी आ गए हैं जो सिंक्रोनाइज डिवाइस है, सिंक्रोहेलर जिनको हम बोलते हैं, तो वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब पेशेंट गहरा सांस अंदर लेता है। तो इस तरह के डिवाइसेस भी अब हमारे पास इंडिया में उपलब्ध हैं, और सही टेक्निक से सही तरह का इनहेलर लेना ये अस्थमा और सीओपीडी के लिए ऑलमोस्ट रामबाण की तरह से है। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल अब आपसे ये रहेगा कि आपने वैसे बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे पेशेंट्स को, हमारे आम जनता को, तो अब जो सबसे अहम सवाल है कि क्या अस्थमा और सीओपीडी से बचाव संभव है? अगर है तो कैसे? बहुत अच्छी बात है, और ये बिल्कुल सही बात है। ये बात जरूर है कि अस्थमा और सीओपीडी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पर इससे बचाव किया जा सकता है। बचाव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ट्रिगर्स को पहचानें। जो चीज़ें हैं, जैसे किसी को परफ्यूम हो सकता है, या कोई परफ्यूम हो सकता है, या धुआं हो सकता है, अपने या पेट्स हो सकते हैं, तो अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उन ट्रिगर से दूर रहने की कोशिश करें। ये हुआ पार्ट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई इनहेलर या कोई डिवाइस बताई हुई एज ए प्रिवेंटिव थेरेपी, तो उसको जब तक आपके डॉक्टर ने बोला है उसको इस्तेमाल करते रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ इसमें जो खान पान का है उसका भी बहुत ध्यान रखना है। एक हेल्दी डाइट इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि जंक फूड वगैरह खाने का, जंक फूड जैसे आ गया जिसमें कि केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, उनसे हमें बचाव करना चाहिए।
रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए, और कुछ इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार वैक्सीन आती हैं जो कि निमोनिया की होती है, फ्लू की होती है, तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। और वैक्सीन जनरली बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं, जिससे कि न केवल लंग में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं बल्कि अस्थमा और सीओपीडी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, वो अस्थमा के लिए भी और सीओपीडी के लिए। स्मोकिंग चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर घर में माता पिता अगर स्मोक कर रहे हैं तो उसका असर बच्चों के ऊपर भी होता है, क्योंकि वो उस पैसिव स्मोक को इनहेल कर रहे होते हैं, उनमें फिर आगे उम्र में जाकर के अस्थमा या सीओपीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पोल्यूशन को चेक में रखें, हर तरह के प्रयास करें ताकि पोल्यूशन हमारे वातावरण में ना फैले। थैंक यू डॉक्टर गोयल। आज आपने अस्थमा और सीओपीडी के बारे में हमारे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि ये जानकारी उनके लंग हेल्थ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। थैंक यू सो मच। इट वाज ए नाइस टॉक विद यू, एंड आई होप you also enjoyed the talk. Thank you, Dr. Pawan.